हेलो नमस्कार, मैं अवधेश दीक्षित आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। देखिए ये वाली जो वीडियो थी एक दो दिन पहले आनी थी, थोड़ा सा टाइम लगा। रीज़न बीइंग कि जितने भी आपके कमेंट्स थे, जितने भी आपकी क्वेरीज थी, उन सभी को मैंने इस वीडियो में बात करने की, उस पॉइंट पर डिस्कशन करने की कोशिश करी है। ठीक है, तो आराम से इस वीडियो को देखिएगा जब भी आपके पास टाइम हो, है ना। सबसे पहली बात ये समझिए, स्ट्रेटजी ठीक है, हमारे पास एक प्लान होना चाहिए कि इस तरीके से हम किसी भी चीज़ को प्रिपेयर करेंगे, अपने प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। बट एट द एंड हार्ड वर्क इज मस्ट। कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं है कि यार ये स्ट्रेटजी है, इस शॉर्टकट से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, हमारा काम बन जाएगा। हार्ड वर्क तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है ही सिलेक्शन के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा समय दीजिएगा, एक सही पेस पर वीडियो को देखिएगा। केवल देखने के लिए मत देखना, जो भी पॉइंट आपको लगता है उसको थोड़ा सा कोई चीज नोट करना चाहते हो, समझना चाहते हो तो उसको लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो ये स्ट्रेटजी है सीजीएल 2021 के लिए, बट अकॉर्डिंग टू मी ये हर किसी एग्जाम में अप्लाई करेगी। ये बेसिकली स्ट्रेटजी है किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट निकल के क्या आता है कि यार सीजीएल होगा या सीईटी होगा। मतलब जो सीजीएल 21 की जो वैकेंसीज हैं, कहीं वो ऐसा तो नहीं सीईटी के थ्रू फिल कराई जाएंगी। देखिए वैसे 100% किसी को नहीं पता क्या होगा, बट जैसे चीज़ें चल रही हैं वो देख के मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि सीईटी कंडक्ट करवाया जाएगा। अब मेन बात ये आती है, क्योंकि अभी अपना कैलेंडर तो आया नहीं है सीजीएल का, है ना। नेक्स्ट ईयर के लिए 2021 के बारे में कोई मेंशन नहीं है ना। तो अब बात आती है कि चांसेस हैं कि सीईटी के थ्रू जो है अपना सीजीएल का 21 की वैकेंसीज फिल करी जाएंगी। बट मुद्दे की बात अगर मैं करूं कि सीईटी होगा या नहीं होगा, आप अपने मन से पूछिए, क्या उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। देखो, अगर आपको सीजीएल के थ्रू कोई भी पोस्ट चाहिए तो आपको मान लो, मैं मान के चलता हूं कि सीईटी होगा, तो पहले आप सीईटी का एग्जाम दें। सीईटी की प्रोबेबिलिटी इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि डिफरेंट स्टेट्स में अब सीईटी टाइप का पैटर्न आ रहा है। जैसे यूपी में पीईटी आ रहा है कि आपको अगर लेखपाल या आगे आने वाले किसी भी जॉब के लिए फॉर्म फिल करना है तो अभी पीईटी का एग्जाम हुआ है, उससे कुछ स्टूडेंट्स लिए जाएंगे और फिर फर्दर जो भी क्या कहते हैं, जिस भी डिपार्टमेंट में वैकेंसीज आएंगी वो पीईटी के थ्रू जो है स्टूडेंट को फिल करने के लिए बोलेंगी, है ना, कि टॉप 1.5 लाख 2 लाख बच्चे भर सकते हैं। बात सही है। अब एक बात समझो यार, अगर सीईटी होगा तो ये हो सकता है कि जो भी सीजीएल का सिलेबस है उससे कुछ 1-2 चैप्टर कम हो जाए। जैसे कि अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो हो सकता है कि मैथ्स में 1-2 एडवांस के चैप्टर्स ना आए, ऐसा हो सकता है। बट एट द एंड ये सोचो यार, उस चक्कर में कि यार सिलेबस क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, हम तैयारी ही शुरू नहीं कर रहे। अरे 1-2 मैथ्स के चैप्टर छोड़ो, बट तैयारी शुरू कर दो। जो बात पक्की है कि अर्थमेटिक रहने ही वाला, आप वो करो, अंग्रेजी करो, रीजनिंग करो, जीएस करो। लेकिन हम इंतजार कर रहे हैं। अरे मान लो प्री में कुछ थोड़ा बहुत कम होगा, लेकिन जब मेंस होगा तब तो अपना पूरा मैथ्स आएगा, पूरी अंग्रेजी आएगी। तो व्हाई आर यू वेटिंग? ठीक है, तो इसलिए भाई मैं सजेस्ट करूंगा कि अपनी तैयारी को स्टार्ट करिए। सीईटी होगा नहीं होगा उस चीज का वेट मत करिए। ठीक है, होगा तो बढ़िया, नहीं होगा तो बढ़िया। पहली बार कोई भी चीज होती है तो अनसर्टेनिटी का फायदा मिलता है, क्योंकि किसी को नहीं पता है कि क्या होगा। तो जो थोड़ा ज्यादा अपना दिमाग लगा जाएगा वो अच्छे नंबर से पास हो जाएगा, वो क्लियर कर जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं भाई। अब किसी भी एग्जाम को तैयार करने के लिए, उसकी तैयारी शुरू करने के लिए मेरे हिसाब से 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। क्या है वो, जिस पर काफी सारे स्टूडेंट्स ध्यान ही नहीं देते। पहला कि सिलेबस और चैप्टर वाइज ब्रेकअप को पता करिए। जैसे कई लोग नोटिफिकेशन पढ़ते ही नहीं कि भाई उसमें क्या सिलेबस मेंशन्ड है। सर प्रोबेबिलिटी से सवाल आ सकता है, सर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से आ सकता है। भाई आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नोटिफिकेशन में उसका सिलेबस एक बार देख लो। फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर के थ्रू किस चैप्टर से कितने नंबर का सवाल पूछे गए हैं, क्या वेटेज है हर चैप्टर का, वो देखो। टाइम टेकिंग है, बट आपका एक प्लान तो बनेगा, है ना। सबसे पहले सिलेबस देखिए, फिर चैप्टर वाइज ब्रेकअप, चाहे अंग्रेजी हो, मैथ हो, रीजनिंग, जीएस हो, वो करना है। कैसे करोगे? प्रीवियस पेपर को देख के। एग्जाम्पल के लिए देखिए, पिछले 5 साल का ब्रेकअप है, अभी इसमें सीजीएल 2020 के सवाल जुड़ सकते हैं। अच्छा, इसका फायदा क्या है भाई? इससे हमें ये प्रॉफिट होगा, ये फायदा होगा कि जब मैं प्री की तैयारी शुरू करूंगा तो मैं पहले उन चैप्टर्स को उठाऊंगा जिनका वेटेज ज्यादा। जैसे मैं यहां देख रहा हूं एलजेब्रा का वेटेज 4 सवाल, ज्योमेट्री के 3 सवाल पक्के हैं, मेंसुरेशन के 2 सवाल आए बट पहले नहीं आए तो इसको मैं छोड़ता हूं।
ट्रिगो के 3 सवाल पक्के हैं, डीआई के 4 सवाल पक्के हैं, और ये 2 सवाल किसके हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के। आप ये देखो 1 2 3 4 5, अगर मैं सिर्फ इन 5 टॉपिक्स को पकड़ूं तो देखना जरा कितने सवाल आए पहले, 4 4 8 3 11 4 15 और 1 15 और 2 करना था, प्रॉफिट लॉस पकड़ना था 17। ये 17 क्वेश्चंस अपने हो गए कितने चैप्टर से, केवल 5 चैप्टर से आउट ऑफ 25। आई एम नॉट सेइंग कि भाई यही 17 सवाल के लिए यही 5 चैप्टर बढ़ के जाने, बट हमें अपना शुरुआती समय जो है, जो प्रीशियस टाइम है, वो बोट एंड स्ट्रीम, रेस, क्वाड्रेटिक, टाइम एंड डिस्टेंस, पार्टनरशिप, इन सब में वेस्ट नहीं करना है ना। पहले इन 4-5 टॉपिक को कवर करना है। परसेंटेज, रेशियो और मिक्सचर अर्थमेटिक में ये तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे, तो वो चैप्टर के भी नंबर कितने हैं, परसेंटेज से 1 सवाल मिनिमम पूछा जा रहा है, रेशियो है क्या, हाँ भाई रेशियो से 1 सवाल, और मिक्सचर एंड एलिगेशन से डायरेक्ट सवाल नहीं हो सकता, कहीं पर एप्लीकेशन, तो 2 सवाल और मिल गए, यानी 19 से 20 सवाल हो जाएंगे हमारे 5 चैप्टर से। गेटिंग माई पॉइंट। यानी यहां से जब आप ये देखते हो, चैप्टर वाइज ब्रेकअप देखते हो, चाहे रीजनिंग में देखो चाहे अंग्रेजी में देखो, आपको एक क्लियर पिक्चर मिलेगी कि भाई मुझे कहां से क्या क्या पढ़ना है। बात सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट आता है कि एजुकेटर से या पेड कोर्स। हर स्टूडेंट कोई एजुकेटर है किसी के पेड कोर्स को लेता है, बिल्कुल लो, लेकिन फिर उन पे भरोसा करना है जहां से भी आप पढ़ रहे हो। तो एक दिक्कत क्या है, आजकल जब से चीजें ऑनलाइन हो गई हैं, हम नोट्स बनाना छोड़ चुके हैं, जिस वजह से क्या होता है, अरे आपने बचपन में स्कूल में पढ़ा होगा भाई, अगर नोट्स बनाओगे लिख लिख के चीजें याद हो जाती हैं। नोट्स बनाने से आप न चाहते हुए रिवीजन कर रहे होते हैं। जिनसे भी पढ़ रहे हैं ना, पढ़ने का तरीका क्या है, आपने किसी एजुकेटर से कोई एक टॉपिक पढ़ लिया, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए, शीट वगैरह मत लगाओ। मेरे से पढ़ रहे हो तो मेरी शीट वीट कुछ नहीं लगानी है। भरोसा कैसे मिलेगा जब आप प्रीवियस ईयर सवाल होंगे आपसे, आपने पढ़ा, फिर आपके 90 to 95% सवाल होने चाहिए उस चैप्टर के, नहीं हो रहे तो मतलब कहीं पर कोई वीकनेस रह रही है, या तो आपने नहीं पढ़ा चीजें, या मेरे समझाने में कहीं पर कोई दिक्कत समस्या रही। ठीक है, अगर मैं अपनी बताऊं, मैं कहां पर पढ़ा रहा हूं भाई, मैं अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा हूं। अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हैं, आपने कोई भी पेड कोर्स नहीं लिया है, तो अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन को आप ट्राई कर सकते हैं, जो कि सभी एप्स में अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि मैं इस पे पढ़ा रहा हूं, मैं तो ये कहूंगा ये बेस्ट है। बट अगर मैं उसका रीजन आपको बताऊं तो ये है कि अगर आप अनअकैडमी पर कोई भी, चाहे आप बैंकिंग का, चाहे एसएससी का, चाहे रेलवे का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो उस कैटेगरी में जितने भी एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं, आप उन सब से पढ़ सकते हैं सिंगल फीस में। जिसका मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट हमें ये मिलता है कि फॉर एग्जांपल आप मैथ्स मेरे से पढ़ रहे हो, कोई एक टॉपिक आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है, आपके केवल 70-75% सवाल हो पा रहे हैं, तो आप दूसरे एजुकेटर से, जितने भी उस कैटेगरी में हैं, उनसे सेम चैप्टर को पढ़ सकते हैं, कोई एडिशनल फीस नहीं है। ये जो फीचर है मुझे सबसे बेस्ट लगता है अनअकैडमी का। लाइव पढ़ सकते हो, रिकॉर्डेड पढ़ सकते हो, डाउट पूछ सकते हो, और अब तो मतलब बातचीत कर सकते हैं कॉल के थ्रू, मतलब पढ़ते टाइम ही कि सर यहाँ पर ये वाला पॉइंट क्लियर। तो काफ़ी सारे अच्छे फीचर्स हैं। नॉमिनल फीस में, फीस की मैं बात करूँ तो 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन उस स्टूडेंट को लेना चाहिए जो ग्रेजुएशन वगैरह कर चुका है। जो ग्रेजुएशन कर रहा है वो 24 मंथ्स का ले सकता है। फीस विल बी दिस आफ्टर यूजिंग एनी एजुकेटर्स डिस्काउंट कोड। हर एजुकेटर का अपना डिस्काउंट कोड है। मेरा जो डिस्काउंट कोड है वो ये है, बिना स्पेस के आप ये लिख देना दीक्षित सर, तो आपको मैक्सिमम जो भी डिस्काउंट होगा वो मिल जाएगा। कोड यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। बस ये डाउट नहीं आना चाहिए कि जिसका कोड यूज कर रहे हैं केवल उसी की क्लासेस ले सकते हैं। वो तो बस इसलिए कि आपने किस एजुकेटर के थ्रू प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया, क्लासेस आप सबकी ले सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट क्या आता है अपना, कि हमें यार क्या बुक्स लेनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने ऊपर ही लेके दूंगा आपको एग्जाम्पल। आप मेरे से पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको क्या शीट्स प्रोवाइड करूं, सब कुछ मैं ही दूं? यार एक बात देखो कि अगर मैंने आपको शीट्स दी तो मैं आपको वही सवाल दूंगा जो मैंने आपको पढ़ा रखा है, उससे बाहर नहीं दूंगा। सिमिलर टाइप के सवाल विद चेंज इन वैल्यूज में आपको दे दूंगा। वो आपका कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करेगा। या जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे, कहीं से भी किसी चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे चैप्टर वाइज, तब आपके जब सवाल होने लगेंगे तब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो आप कहोगे यहां पर हमारा कॉन्फिडेंस ज्यादा बढ़ रहा है ना। तो ये करेंगे तो हमें बुक्स लेनी ही लेनी है। बुक्स लेनी है दो तरीके की। प्रैक्टिस के लिए तो बुक लेनी ही लेनी है, और प्रैक्टिस के लिए मेरे हिसाब से बेस्ट किताब किरण की है। आपने कोई और ले रखी है जिसमें चैप्टर वाइज है, आप उन्हें डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। दूसरी आती है थ्योरी की बुक्स। थ्योरी मतलब कि आपने परसेंटेज पढ़ा,
किसी भी एजुकेटर से, उसके बाद भी आप थोड़ा बहुत और पढ़ना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी एक एक किताब आप ले सकते हैं, ज़्यादा नहीं। तो ये चॉइस है, बट लेंगे तो फ़ायदा रहेगा, अगर आपके पास टाइम है तो पढ़ सकते हैं। अच्छा, बुक्स की मैं बात करूँ तो बुक्स है, और सब्जेक्ट वाइज जैसे अंग्रेजी, मैथ, रीजनिंग, जीएस, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी रह सकती है, उनकी वीडियोस मैंने 1-2 साल पहले अपलोड करी थी, आई थिंक 2 साल पहले। आप उनको भी देख सकते हैं, बुक्स आज भी वही हैं, ठीक है, आप उनको देख सकते हैं। उनकी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और आगे जब टाइम मिलेगा तो डिजिटल बोर्ड पर भी उनको मैं शूट कर करके फिर से अपलोड कर दूं, क्योंकि पुरानी वीडियोस देखने का सर मन नहीं करता है ना, तो वो देख लेंगे। बट बाकी जो भी और वीडियोस हैं रिगार्डिंग स्ट्रेटजी, उनको भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप बिल्कुल देख सकते हैं, ठीक है। थ्योरी की बुक्स आपके ऊपर है, बट हाँ, प्रैक्टिस के लिए बुक्स लेना, शीट्स पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, दिस इज कंपलसरी। और एक बात और, पीडीएफ के पीछे मत भागो यार, मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है, आपका भी यही सेम एक्सपीरियंस रहा होगा कि पीडीएफ कुछ नहीं है, बस हम अपने फ़ोन की मेमोरी भर रहे हैं, और फिर वो बस तभी डिलीट होंगी जब या तो मेमोरी फुल हो जाएगी या फ़ोन गायब हो जाएगा, गुम हो जाएगा, है ना। तो इस बात को समझिए, वीडियो हो सकता है ये लंबी चले, बट हर एक पॉइंट इसमें कवर करेंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं भाई। अब आता है एक और सवाल, काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछते हैं, सर तैयारी करने का सही समय क्या है, या तैयारी करने में कितना समय लगेगा, है ना, हाँ है ना। तो भाई तैयारी करने का आप मुझे बताइए कि मैं जो है 10वीं क्लास में पढ़ रहा हूँ, या आपका छोटा भाई 10वीं क्लास में पढ़ रहा है, वो आपसे पूछता है, भैया जी, दीदी, मुझे ये बताओ, मैं 10th में तो आ गया हूँ, बस अब ये बताओ तैयारी कब से शुरू करूँ, मतलब पढ़ना कब से चालू कर दूँ तन मन से एकदम, ठीक है। तो आप उसे यही समझाओगे, बेटा जितनी जल्दी शुरू कर देगा उतनी जल्दी तेरी तैयारी खत्म होगी, उतना ज़्यादा रिवाइज कर पाएगा, उतने ही अच्छे तेरे नंबर आ जाएंगे, है। और खुद वो चीज़ हम भूल जाते हैं, जितनी भी मैं बातें कर रहा हूँ ये सब हम जानते तो हैं, बट हाँ यार किसी और के मुंह से सुन लेते तो थोड़ा और यकीन हो जाता है। तो भाई बस आपको करना ये है कि जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे, जितना अर्ली स्टार्ट करोगे, उतना जल्दी आप एंड कर पाओगे, और उतना ज़्यादा आप रिवीजन कर पाओगे। तो अर्ली स्टार्ट कर दो ना, सोच क्यों रहे हो कि सीईटी का नोटिफिकेशन आएगा, है सीजीएल 21 का आएगा नहीं आएगा, सिलेबस का पता चलेगा, शुरू कर दो, जितनी जल्दी हो सके शुरू कर दो तैयारी, ठीक है। अच्छा, यहां पर एक पॉइंट शायद वो आगे भी आए, नहीं आए तो अभी बात कर लेते हैं, सर तैयारी फिनिश करने में समय कितना लगेगा। उसका एक छोटा सा एग्जांपल समझिए, मैंने यहाँ पर 100 ब्रिक्स रखी हुई हैं, 100 ईंटें रखी हैं। पहले इसका जवाब दो, यहाँ पर मैंने 100 ईंटें रखी हुई हैं, मैंने आपको टास्क दिया कि मेरे भाई ऐसा करो, इन सारी ईंटों को यहाँ पहुँचाओ। बड़ी बड़ी ईंटें हैं 100, ऐसी छोटी नहीं है, बहुत बड़ी ईंटें हैं, बहुत मुश्किल से यहाँ पहुँचा पाओगे। मैंने पूछा बताओ कितनी ईंटें एक दिन में उठाओगे, आपने कहा कि भैया मैं उठाऊंगा एक दिन में 2 ईंटें। तो आपको कितना समय लगेगा सारी ईंटें यहाँ शिफ्ट करने में, 50 डेज लगेगा, हाँ या ना, 50 डेज लगेगा। उसी तरीके से किसी और स्टूडेंट ने बोला कि भैया मैं तो एक दिन में 10 ईंटें उठा सकता हूं, ज्यादा मेहनत करूंगा, तो कितना टाइम लगने वाला है उसे, 5 डेज लगने वाला है। यानी कि कितना समय लगेगा ये डिपेंड करता है आप कितनी एफिशिएंसी से, कितनी मेहनत से तैयारी कर रहे हो। अरे केवल बोझ लेके करो, अरे करेंगे धीरे धीरे, कल 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 से शुरू करेंगे, तो कल कभी आता नहीं है। जितनी जल्दी शुरुआत करो, ये देखो कि कौन जितना ज्यादा मेहनत करेगा। वो कहते हैं टाइम किसी के लिए 24 घंटे पूरे ही नहीं हो रहे, अरे यार 24 घंटे ही होते हैं। समय सबके पास 24 घंटा है, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है, चाहे वो मेहनत करने वाला है चाहे नहीं मेहनत करने वाला है। कई रोना ही रोते रहते हैं, अरे 24 ही घंटे, अरे भाई सबके पास ही 24 घंटे हैं। इट इज इंपॉर्टेंट आप उस 24 आवर्स को यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं, है ना। वो मैंने किसी किताब में पढ़ा था कि समय बर्बाद या समय के कम होने का या समय के अभाव का रोना, कि समय कम है, वो वही लोग रोते हैं जो सबसे ज्यादा समय को बर्बाद करते हैं। वी कांट इंक्रीज की 24 की जगह मैं 28 घंटे कर दूं, तो उन 24 घंटे को मैं अच्छे से यूटिलाइज करूंगा, बस यही कर सकता हूं, रोने से क्या है ना। चलिए आगे। अब एक डाउट बड़ा रहता है कि सर हमने 10वीं के बाद तो गणित पढ़ा ही नहीं है ना, 10वीं के बाद गणित नहीं पढ़ा, तो मैं तो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हूं, तो मुझे समस्या आएगी। क्यों? क्योंकि जो बीटेक वाले स्टूडेंट्स हैं उनने तो बीटेक में जो है क्या पढ़ा है, अपना मैथ्स पढ़ा है, तो वो तो भाई उनको एडवांटेज मिल रहा है। क्योंकि बीटेक में जिनने भी बीटेक किया होगा, आपको याद होगा कि आपने फर्स्ट ईयर में, मैंने भी बीटेक किया था वैसे,
मैकेनिकल ब्रांच से, कोई कमेंट मत करना किस ब्रांच से। तो मैंने भी बीटेक किया था, और बीटेक वाले तो जानते हैं फर्स्ट ईयर में जितना भी अपना सिलेबस है वो बिल्कुल एसएससी सीजीएल वाला ही तो रहता है, नॉन टेक्निकल, है ना। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, यही सब पढ़ते हैं, है ना, या 11वीं में पढ़ते हैं सब। ऐसा कुछ नहीं है ना भाई, पता नहीं क्या लैपलास लैपलास क्या क्या चलता रहता है, अपने उतना पल्ले नहीं पड़ता, प्रीवियस ईयर बस रट रटा के बीटेक करा लेते हैं, और क्या करते हैं। तो भाई वही बात है कि आपका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है, इसका रोना मत रो। जितने भी आपके सब्जेक्ट्स में जो भी चैप्टर्स हैं वो 95 या 99% वो 10वीं तक के हैं। जो भी सिलेबस की हमने चैप्टर के वाइज लिस्ट देखी थी, आप मुझे बताओ कौन सा चैप्टर है जो किसी ने 11वीं 12वीं या बीटेक में पढ़ा। बीटेक में तो कतई नहीं पढ़ा, ना बीएससी वालों ने पढ़ा, बीएससी मैथमेटिक्स वालों ने भी नहीं पढ़ा। तो भाई ये सारे ही चैप्टर 99.99% या 98%, 95% मैथ में कब तक के हैं? 10वीं तक के हैं। तेरी को 11th में भी आई थी, बट उतना नहीं जितना कि 10वीं तक वाले से ही काम चल जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है जो हमने 11वीं 12वीं में पढ़ा उसमें से कुछ आ गया हो। तो ये रोना हमें नहीं रोना है कि हमने तो सर 10वीं के बाद जो है मैथ की शकल नहीं देखी है। जिसकी शकल तुमने देखी उसमें तो तुमने एकदम झंडे गाड़ दिए है। तुमने बीए करी है, मान लो ये 12th में तुम्हारे पास आर्ट्स थी, फिर बीए करी, तो यूपीएस, फिर तो तुम्हारी जनरल नॉलेज एकदम 50 में से 40 होंगे, आए ना। अरे आ रहे हैं 50 में 40 सर, वहां नहीं सर, वो चीजें थोड़ी पढ़ी हमने जो एग्जाम में आती हैं। तो भाई इसी तरीके से मैथ्स वालों ने या कॉमर्स वालों ने वो चीजें नहीं पढ़ी हैं जो एग्जाम में आ रही। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए, बुरी नहीं माननी है कोई भी बात, आ जाओ। अब ये आ रहा है हाउ टू प्रिपेयर विद जॉब या ग्रेजुएशन। तो भाई एक बात को समझिए कि जीवन में आगे चलकर भी नौकरी लगने के बाद भी बहुत सारी और समस्याएं आएंगी, तो हर समस्या का समाधान किसी और से नहीं मांगना है, सारे समाधान आपके पास हैं। अपने आप से पूछो उन चीजों को कि यार ये चीज होगी तो मैं क्या करूंगा। टाइम आपको मैनेज करना है। बट फिर भी मैं थोड़ा सा एक बात आपको बताऊं, व्हेन आई वाज इन एक्साइज डिपार्टमेंट, जब मैं एक्साइज में था तब मेरे एक दोस्त था जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, फिर अभी वो स्टेट पीसीएस में वो भाई लग गए, ठीक है, नवीन। तो उसने तैयारी जो है जॉब लगने के बाद भी करी, फिर उससे बातचीत होती थी जब भी वो तैयारी करता था, तो उसने बिल्कुल सटीक बात कही और मैं उससे बिल्कुल एग्री करता हूँ। वो बात क्या थी कि यार, और आपने भी काफ़ी सारे इंटरव्यूज देखे होंगे काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स के जिन्होंने यूपीएससी क्लियर किया फाइनली, और कब किया? व्हेन दे वर इन अ प्राइवेट जॉब। एक मैडम का भी मैं इंटरव्यू देख रहा था, उनने प्राइवेट कोई आई थिंक टीसीएस में रह के या किसी में रह के उन्होंने यूपीएससी क्रैक कर दिया। तो यार लोगों ने यूपीएससी क्रैक की है, एसएससी क्रैक किया है, और वो भी प्राइवेट जॉब में रह के, तो हम क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। बस ये है टाइम मैनेज कैसे करना। देखो एक बात, जो स्टूडेंट मतलब केवल जो कोई जॉब नहीं कर रहा है, जो कोई जॉब नहीं कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ तैयारी कर रहा है, तो मेरा मानना ये कि चलो वो मंडे टू फ्राइडे ढंग से तैयारी करता है और सैटरडे संडे को थोड़ा सा लेजी हो जाता है कि यार सैटरडे संडे को थोड़ा कम पढ़ लेंगे। मान लो यहाँ पर रोज 5-5 घंटे पढ़ रहा है और यहाँ पर वो 2-2 3-3 घंटे पढ़ जाता है, तो उसका एक वीक का टोटल आउटपुट कितना निकल रहा है? 5-5 या 25 प्लस 6 को मैं 5 मान लेता हूँ, लगभग वो हफ्ते में 30 घंटे पढ़ रहा है। और एक और बात याद रखना, ये जो 30 घंटे है इसमें कभी भी ना जो आप लाइव क्लासेस देख रहे हो या जो लेक्चर आप देख रहे हो उसके टाइम को इंक्लूड मत करो। भाई केवल ऐसे बैठ के देखते रहना, वो तो मैं दिन भर देख सकता हूं। मैथ भी कई लोग आजकल जब से ये लाइव क्लासेस या ऑनलाइन क्लासों के ऐसे देखते हैं। हाँ, नोट्स तो बनाने की जरूरत नहीं है, वो तो मिल जाएंगे, सेशन भी यहाँ पर पड़े रहेंगे, रिकॉर्डेड बाद में देख लेंगे, तो बस ऐसे ही देख रहे हैं। असली फायदा होता है जब आप अपनी कलम से, अपने पेन से चीजों को सॉल्व करते हैं, सवालों को निकालते हैं। केवल ऐसे देखने से तो कुछ होगा नहीं, है ना। तो भाई ये 30 घंटे ये न जोड़ो कि आपने कितने घंटे पढ़ाई करी, कितने घंटे लाइव लेक्चर्स देखे। उसके अलावा की मैं बात करूं, जितने घंटे आपने सवाल किए, जितने घंटे आपने प्रैक्टिस करी, या चलिए जितने घंटे आपने नोट्स बनाए फिर से रिवाइज किया, ठीक है, तो लेट अस सपोज कि वो 30 आवर्स आ जाता है ना, मैक्सिमम आ गया या थोड़ा कम बढ़ती आ गया, जो भी आया, उतना ही टाइम एक वर्किंग एस्पिरेंट भी निकाल सकता है ना। कहीं कुछ नहीं तो दिन में 5 नहीं तो 2 घंटे तो अब यह निकालना पड़ेगा, मजबूरी है। कहते हैं कि देखो अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है तो आपके पास ये मतलब कि आपके लिए मोटिवेशन है कि यार मुझे जॉब चाहिए,
जिसके पास जॉब लग जाती है उसके पास ये मोटिवेशन होता है कि यार ये जॉब मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं दे रही जो मुझे लगता था कि मिलेगी। कई लोग होते हैं ना ऐसी जॉब में फंस जाते हैं जहां पर काम छोटा है उनको, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कुछ डिपार्टमेंट में एमटीएस में आपको टेबल क्लीन करनी पड़ रही है या पानी भरना पड़ रहा है बॉटल्स में, तो आपको लगता है अरे यार मैंने क्या सोचा था, कहाँ फंस गया, अब मेहनत करनी ही पड़ेगी तभी निकल पाऊंगा। ये प्राइवेट जॉब में 12-12 घंटे काम करा रहे हैं एकदम गधे की तरह, तो यार यहां से निकलना है और निकल तभी पाऊंगा जब दूसरी जॉब होगी। तो वो एक मोटिवेशन होता है जिस वजह से आप कुछ ना कुछ टाइम खुद ही निकालोगे। तो वही मैं कह रहा हूं जो नवीन भाई ने बताया कि यार चाहे एक बच्चा कंप्लीट फुल डे तैयारी कर रहा हो चाहे जॉब हो, रफली वो दोनों के पास सेम ही टाइम निकल जाता है अगर वो करना चाहता है तो, है ना। रिक्वायरमेंट है तो आप पुटिन्स डालोगे ही डालोगे। तो अगर मैं 2 घंटे रोज पढ़ूं मंडे टू फ्राइडे 10 आवर्स तो वो हो गए। अब आप ये सोच लो सैटरडे संडे में कुछ नहीं तो 7 घंटे निकालो, निकालने पड़ेंगे 7 घंटे 8 घंटे। तो अगर 7 घंटे भी निकालोगे तो कितने 24 आवर्स निकल रहे हैं। ठीक है यार, इसके 24 आ रहे हैं, इसके 30 आ रहे हैं, कोई बात नहीं है। जब ये छुट्टियां मनाएगा तब हम कोशिश करेंगे कि कैसे भी और बढ़ाएं। कभी हम छुट्टियां लेंगे एग्जाम से पहले, तो कुछ तो करना पड़ेगा एंड वी हैव टू मीट अप विद दिस। इसको compete करना है तो इसके साथ हमें थोड़ा सा रफली उतना घंटे पढ़ना पड़ेगा। या ये बच्चा 30 घंटे पढ़ रहा है बट उतने मन से नहीं पढ़ता है तो हम मन से पढ़ेंगे। जो भी है हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है यार कि किसी से क्या पूछें कैसे करना है। बात आई ग्रेजुएशन की, अब आप ग्रेजुएशन के साथ तैयारी कर रहे हो तो आप एडवांटेज में हो कि आप थोड़ा सा पहले स्टार्ट कर रहे हो, तो आप थोड़ा कम भी पढ़ोगे तो भी चलेगा, है ना। तो ये सब को आप अपने हिसाब से देखिए, बस मेन इंपॉर्टेंट है जितना टाइम मिल रहा है उसमें पढ़िए जब भी टाइम मिल रहा है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कि सिलेबस को जल्दबाजी में खत्म ना करें, सिलेबस को जल्दबाजी में खत्म ना करें। और ये 80-90% स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम रहती है। क्या है ये प्रॉब्लम देखिए और बताइएगा। देखो जो भी कुछ कुछ बातें हैं आपको लगता है कि हाँ यार ये मैंने सही आपके साथ जोड़ी हैं, काफी सारी सही जुड़ेंगी, सही में कोई बात एकदम बढ़िया लगती है तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि हाँ सर ऐसे ऐसे है, बढ़िया लगता है। जितने भी पॉइंट्स हैं आपके कमेंट्स एक एक कमेंट पढ़ के ही मैंने ऐड किए, ठीक है। वीडियो को लाइक वगैरह कर दो, शेयर करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। चलो आओ यहां पर। तो होता क्या है कि मान लो मैंने कोई एक एग्जाम के लिए फॉर्म भर दिया, फिर मैंने एग्जाम के लिए फॉर्म निकलता है हम सारे भर देते हैं, ये एग्जाम 1 एग्जाम 2 एग्जाम 3 एग्जाम 4 सारे फॉर्म भर देते हैं। तैयारी शुरू हुई नहीं हुई फॉर्म पहले भर देते हैं कि देखेंगे क्या पता किस्मत से निकल ही जाए, ठीक है। तो इतना भी किस्मत के भरोसे ना रहो कि नहीं सब निकल ही जाएगा, ठीक है। इतनी बढ़िया किस्मत किसी की नहीं है कि बिना पढ़े ABCD मार के हो जाएगा। एक एग्जाम में अब तो प्री भी है मेंस भी है, तो ऐसे कितनों में किस्मत चलेगी, ठीक। अब हमने तैयारी शुरू करी, हमने 4 एग्जाम पहले ही फिल कर दिए और हर एग्जाम के बीच में मैं मान लेता हूँ 2 महीने का गैप है, कभी तो सेम महीने में ही एक एग्जाम पड़ जाता है ना, 1 से 2 महीने का गैप के बाद हमारे एग्जाम आते जाते हैं। अब इससे समस्या क्या होती है कि मान लो आप ये बात जानते हो नहीं जानते, बिल्कुल जानते होगे कि यार अंग्रेजी मैथ रीजनिंग GS लगभग हर एक नॉन टेक्निकल एग्जाम का सिलेबस यही रहता है। और आप ये भी देखोगे थोड़ा बहुत कहीं लेवल ऊपर नीचे होता है, अदरवाइज चैप्टर्स और सिलेबस बिल्कुल सेम है, आया ना। कभी किसी में एडवांस का कोई एक टॉपिक है नहीं है, बस इतना ही डिफरेंस रहता है। लेकिन समस्या क्या होती है, मैं चाहता हूँ ये एग्जाम भी क्लियर कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। हमारी फितरत होती है फॉर्म भरा है तो सारे क्लियर हो जाए, लेकिन सारे क्लियर करने के चक्कर में होता क्या है भाई बताओ, एक भी क्लियर नहीं होता। क्यों? और साथ ही साथ आपने ऐसा भी देखा कि एक स्टूडेंट ने 5 एग्जाम क्लियर कर दिए, तो ऐसा होता क्यों? किसी के तो एक भी नहीं हो रहे, किसी के 5 हो रहे हैं। तो भाई उसका रीजन सिर्फ ये रहता है कि जब वो इन 5 एग्जाम को दे रहा होता है तो या तो उसने पूरा पहले ही कर ली होती है तैयारी, या उसने कुछ नहीं पढ़ा होता है। तो जिसने पूरा पढ़ रखा है वो ये भी निकालता है, ये भी निकालता है, ये भी निकालता है, ये भी निकालता है। जिसका कोई नहीं निकलता वो तैयारी शुरू कर रहा है, कह रहा नहीं यार अब तो ये निकालना है, नहीं निकला, अरे नहीं अब 2 महीने का टाइम है जल्दी जल्दी पढ़ूंगा, ये निकालना है। होता क्या है कि वो एक बार भी जल्दबाजी के चक्कर में वो एक बार भी अपने सब्जेक्ट को पूरा ढंग से कंप्लीट ही नहीं करता। अरे यार इस प्रॉफिट लॉस जल्दी खत्म कर लेता हूँ, जल्दी जल्दी के चक्कर में आप उसे डिटेल में नहीं पढ़ते, सवाल की लैंग्वेज थोड़ी सी ट्विस्ट करता है, घबरा जाते हो, क्योंकि प्रैक्टिस ही हमने ज्यादा नहीं करी। हम प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा। आप लगाओ 400 सवाल किसी एक टॉपिक के, अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ यार। लेकिन जहां पर हम लगा के 20-25 सवाल आए होंगे तो कॉन्फिडेंस कहां से बढ़ेगा, लगा यार अब ये सवाल नहीं होगा क्योंकि मैंने डिटेल में पढ़ा ही नहीं है।
तो इसीलिए जल्दबाजी में ये देखो, पहले अपने आप को समय दो कि यार मैं एक बार जो है अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करूंगा, उसके बाद सोचूंगा एग्जाम क्लियर करने की। तो क्या सर मैं एग्जाम देने ही ना जाऊं? बिल्कुल जाओ, एक्सपीरियंस मिलेगा। अरे जितने टॉपिक्स पढ़ के जा रहे हो वो सवाल नहीं छोड़ के आएंगे, ये तो बस टाइम मैनेजमेंट, एग्जाम में कैसा प्रेशर फील होता है उस सब के लिए दे रहे हैं। मगर 10 महीने से पहले किसी एग्जाम को एकदम लोड मत लो। 10 महीने अच्छे से कम तैयारी करो, 8 से 10 महीने अच्छे से तैयारी करो, तब जाके ये सोचना है कि हाँ यार अब क्लियर होगा। कितना टाइम लगेगा शायद मैंने वहां बीच में स्किप कर दिया। मेरे हिसाब से चाहे आप 0 से करो, किसी भी लेवल से तैयारी शुरू करो, अगर आप ढंग से मेहनत करते हैं देन 8 to 10 मंथ्स या 10 to 12 मंथ्स, 8 से 10 महीने, 10 से 12 महीने जो है वो मोर देन सफिशिएंट होते हैं। लेकिन अब बात वही आती है कि आपको रोज पढ़ना है। कितने घंटे पढ़ना, उसका लोड मत लो कि 6 घंटे पढ़ूं, 8। जितना भी पढ़ सकते हो ना, जितना आपके अंदर क्षमता है उतना पढ़ो। और काम क्या है, जब आप नौकरी नहीं कर रहे, आप पूरे दिन घर पर बैठे हो, तो पढ़ाई करो ना, ठीक है। मतलब समय बर्बाद क्यों ही करना, इन सब नशों से दूर रहो। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये हमारा समय खा जाते हैं। एक्चुअली टेक्नोलॉजी को हमने अपना गुलाम नहीं बनाया, इसने हमें अपना गुलाम बना लिया कि यार बस 10 मिनट देखूंगा, और वो 10 मिनट कब 2 घंटे में कन्वर्ट हो जाते हैं पता नहीं चलता। फिर उस 2 घंटे का रिग्रेट आगे के और 1-2 घंटे को क्या करता है, बेकार करता है। सबके साथ होता है, आपके साथ भी, हमारे साथ भी, सबके साथ होता है। लेकिन जीत वही जाएगा जो अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में रखेगा। दिमाग को हमें कंट्रोल ना करने दो, हमें दिमाग को कंट्रोल करना है। आए ना, किसी का मन नहीं करता पढ़ने का, लेकिन सिलेक्शन वही लेता है। उसका जो सिलेक्शन लेता है मेरे ख्याल से उसका भी पढ़ने का मन नहीं करता, बट उसको जो चीज मोटिवेट करती है वो है कि हाँ यार अगर सिलेक्शन हो जाएगा तो ये होगा, है ना। चलिए, तो 10 महीने में सिलेबस हो सकता है, अच्छे से तैयारी हो सकती है अगर आप ढंग से मेहनत करें। कितने घंटे पढ़ना ये मत सोचो, बस ये सोचो यार जितना पढ़ सकता हूँ पढ़ूंगा, मेरे पास और कोई और दूसरा काम है ही नहीं। जब आप जॉब करोगे, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, सरकारी में भी 8 घंटे तो होती हैं, 10 to 6 की तो जॉब होती है। तो 8 घंटे और उसके बाद 1 घंटा जाना, 1 घंटा आना मिनिमम, ठीक है। तो 10 घंटे आप दे रहे हो सरकारी जॉब में, प्राइवेट का पता ही नहीं है। तो जब 10 घंटे आपको बाद में काम करना है तो 10 घंटे 12 घंटे अभी नहीं पढ़ सकते क्या? प्राइवेट में तो पता नहीं कितना रगड़ेंगे। किसी दोस्त जो प्राइवेट जॉब कर रहा हो उससे मोटिवेशन लो, वो खुद बताएगा अरे यार 10-10 12-12 घंटे काम कराते हैं। उससे मोटिवेशन लो कि यार बाद में मेरे को जॉब मिलेगी तो मुझे इतना काम करना ही है, तो क्यों ना मैं अपने लिए मेहनत कर लूँ, हाँ या ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर गुड प्रिपरेशन, आई थिंक ये पॉइंट हम अभी कवर कर चुके हैं कि मेरे हिसाब से 10 से 12 महीने, 8 से 8 मतलब 10 मंथ के अराउंड, प्लस माइनस 1 और 2 मंथ हो सकता है, उतना सफिशियंट है अगर आप ढंग से मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप रोज एक ईंट भी उठाओगे और दूसरा 10 उठाएगा तब तो फिर जितनी समय हो उतना कम है, ठीक है। समय देखने का नजरिया है, 4 महीने हैं लेकिन 4 महीने को आप 12 महीने बना सकते हो। आप सोच रहे हो किसी काम को करने के लिए मुझे 4 महीने का समय लगेगा, है ना, या ये सोच रहे हो कि सोचो चलो किसी काम को करने के लिए मुझे 12 महीने का समय लगेगा, लेकिन आप रोज 2 घंटे काम कर रहे हो। तो अगर आप जिस दिन आप इस 2 घंटे को 6 घंटे कर दोगे तो आपको 4 ही महीने लगेगा। तो समय कितना चाहिए इसका कुछ पता नहीं है, बस आप कितनी मेहनत कर रहे हो, जितना आवर्स ज्यादा, जितनी एफिशिएंसी बढ़ाओगे टाइम उतना कम लगेगा। अच्छा, प्री और मेंस की तैयारी अलग अलग देखो भाई, मेरा तो यही मानना है प्री और मेंस को अलग अलग मत देखो, ठीक है। सिलेबस दोनों ही जो एसएससी देती है वो बिल्कुल सेम है। और आप एक बात समझो, अगर प्रॉफिट लॉस में कोई एक सवाल इस साल मेंस में पूछा गया है ना, मान लो 2017 में कोई सवाल मेंस में आया प्रॉफिट लॉस का, या 16 में आया, 18 में आया, आपने देखा होगा वही मेंस का सवाल वैल्यूज चेंज के साथ अगले साल प्री में आ जाता है। तो यार अब बताओ, कोई लेवल ऐसे डिफाइंड नहीं है। जब मैं एग्जाम देने जा रहा हूं तो कोशिश ये करनी है कि यार प्री मेंस को अलग अलग ना देखें। जब प्री हो जाए तो मुझे कहीं और फर्दर एक्स्ट्रा तैयारी करने की जरूरत ना पड़े। हाँ, प्रैक्टिस मैं और करूंगा, लेकिन ऐसा थोड़ी कि फिर से कोई नया बैच लेने की जरूरत पड़ रही है अब मेंस का मुझे एग्जाम देना, ऐसा नहीं है। और बाकी आप अपने अंतरात्मा से पूछो कि आप प्री और मेंस के लिए अलग अलग बैच चाहिए, तो मेरे हिसाब से तो नहीं है। आपको सेम ही तैयारी रखनी है, सेम अप्रोच रखना है। बस जब मेंस होगा तो 2 सब्जेक्ट पे फोकस करना है, तब प्रैक्टिस आपको और बढ़ा देनी है। सीडीएस वीडीएस के सवाल भी लगाने लग जाने हैं,
बस। ठीक, तो प्री मेंस को एक ही साथ देखिए। अच्छा, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है कि भाई हम कितने मार्क्स का टारगेट रखें। देखिए, जब तक नॉर्मलाइजेशन नहीं होता था तब कट ऑफ मान लो 135 गई, 125 गई, 130 गई, जितनी भी कट ऑफ गई तो पेपर चाहे मुश्किल आए चाहे आसान आए मुझे उतने नंबर लाने ही लाने हैं। लेकिन अब जब से नॉर्मलाइजेशन चालू हो गया तब से आप टारगेट बना ही नहीं सकते। आपने देखा होगा कि सीजन 19 के मेंस में क्या हुआ कि जिस बच्चे के 190 नंबर है उसके नॉर्मलाइज करके 130 कर दिए, और जिसके 130 है उसके नॉर्मलाइज करके 180 भी कर दिए गए। तो इस वजह से मेरा ऐसा मानना है कि आप अब कुछ टारगेट रख नहीं सकते। अब कोई प्री में मेरे 130 नंबर आए, बताओ अच्छे हैं बुरे? नहीं बता सकते। हो सकता है ये 130 नंबर जो है 180 हो जाए। सो नाउ वी कैन नॉट टारगेट कि मुझे इतने मार्क्स लाने हैं। टारगेट तो अब मेरा है 200 में से 200 है। केवल बड़ा टारगेट रख लेने से कोई काम नहीं चलने वाला कि 200 में से 200 लाऊंगा, पढ़ बिल्कुल नहीं रहे। हमारा टारगेट रहना चाहिए मैक्सिमम मार्क्स। मैथ में, अंग्रेजी में, रीजनिंग में, जीएस में, जिसमें भी लाने हैं। अब जीएस में वो ये सोचना है कि कितना टाइम देना है नहीं देना, उस पर भी अभी आगे आते हैं। हमारा टारगेट होना चाहिए मुझे अधिकतम अंक लाने हैं। ऐसा थोड़ी है कि नहीं मैं मैथ में 45 नंबर के लिए मुझे तैयारी करनी है, ये 2 चैप्टर में छोड़ दूंगा, नहीं। अब हम पूरे 100% मार्क्स के लिए फोकस करेंगे, टारगेट करेंगे, जो भी हमारी कमियां हैं उस पर काम करेंगे, और मतलब परफेक्शन अचीव करने की कोशिश करनी है, भले परफेक्शन अचीव ना हो, है ना। तो बस मेहनत ज्यादा से ज्यादा करो। अब टारगेट मार्क्स कुछ मत रखो, मैक्सिमम जितना ला सकते हैं। मॉक टेस्ट में जो सवाल नहीं हो रहे उनको देखेंगे कि ये क्यों नहीं हो, उनका सॉल्यूशन देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। बट विल ट्राई कि हम अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करें। अब जो है ये मत रखो कि यार इतने सही है ये नहीं है, मैक्सिमम बस अपना बेस्ट देना है। डेली कितने घंटे पढ़ें, क्या टाइम टेबल रहना चाहिए, और दिन में पढ़ें या रात में पढ़ें, ऐसे फालतू के सवाल रहते हैं। देखो ये बात हो गई कि डेली कितने घंटे पढ़ें, कोई फिक्स नहीं है। जितना जान लगा सकते हो लगा दो, यही समय है मैक्सिमम। टाइम टेबल, मैं टाइम टेबल जो है डेली टाइम टेबल पर मैं भरोसा नहीं करता, मैं भरोसा करता हूँ वीकली या वीकली टारगेट पे। ये मान के चलो, जैसे अगर मैंने कहा कि सुबह 8 से 9 में मैथ पढ़ूंगा, मान के चलो, है ना। तो जब 8:15 हो जाएंगे तो काफी सारे लोग क्या करेंगे, यार 8:15 हो गए अब तो लेट हो गए, तो वो नहीं पढ़ते। मैंने भी कोशिश करी भाई, ऐसे थोड़ी एकदम बॉडी एकदम टाइम टेबल बना, क्लॉक बना लिया, कुछ कर लेते होंगे बट अधिकतर नहीं कर पाते। तो इस वजह से वो 8:15 से भी नहीं पढ़ते। लेकिन वो 8:15 से 9 तक पढ़ेंगे नहीं, लेकिन आगे जो 9 से लेके 9:30 तक का ब्रेक था वो जरूर लेंगे। उस वक्त टाइम टेबल फॉलो जरूर किया जाएगा जब ब्रेक का टाइम होगा। होता नहीं होता बताना। तो 9:30 से आगे 10:30 तक फिर कोई और दूसरा सब्जेक्ट है तो शायद उसको पढ़ लें, लेकिन 9 से 9:30 पक्का ब्रेक, और ये यहाँ पर ये 45 मिनट और वेस्ट हो गए। तो इसलिए ऐसा ना करो कि नहीं यार आज मैं इतने से इतने ये पढ़ूंगा। मेरा मानना ये कि यार वो ना करके आप करो कि यार इस वीक का मेरा टारगेट है कि मुझे मैथ में ये वाला टॉपिक खत्म करना है, वीकली टारगेट। इससे क्या होगा कि आज अगर मैंने मैथ कम पढ़ा तो अगले दिन ज्यादा पढ़ सकता हूं। बात वही है ना कि अंग्रेजी, मैथ, रीजनिंग, जीएस, है ना, तो वो एक तरीके से क्या है, वो ईंट है, ब्रिक्स है जो आपको उठानी है, आया ना। तो आप अगर एक दिन मैथ ज्यादा पढ़ जाओगे क्या दिक्कत है, मैथ का सिलेबस जल्दी खत्म होगा, बचे हुए टाइम में अंग्रेजी करेंगे। ठीक है, वो भी आगे पॉइंट आएगा, वो मैंने लिया है कि रोज अंग्रेजी को कितना टाइम दें, मैथ को कितना दें, रीजनिंग को कितना दें, जीएस को कितना दें, उस पर भी आएंगे। दिन में पढ़े या रात में पढ़े कोई फर्क नहीं पैदा है, कभी भी पढ़ो, बट इंपॉर्टेंट है कि पढ़ो। ठीक है, इस चक्कर में नहीं। जब आपको अच्छा लगता है, जब आपका आउटपुट अच्छा आता है, जब आपका कंसंट्रेशन अच्छा होता है तब पढ़ो। जब एग्जाम आने वाला होगा तो जिस टाइम पर आपका एग्जाम होगा तो दिन में सोना छोड़ देंगे, रात में पढ़ना छोड़ देंगे, दिन में पढ़ा करेंगे, बायोलॉजिकल क्लॉक को एडेप्ट करवाएंगे। ठीक, आगे सभी सब्जेक्ट, ये आगे अगला पॉइंट कि डेली ऑल अब सब्जेक्ट्स को मैं कैसे कवर करूं। तो देखो यार सच्चाई ये है कि अगर आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हो, आपको इस पॉइंट को खुद ही सही करना पड़ेगा। गाइडेंस किसी के भी ले लो, बट इसके लिए आप ही को प्लान करना है। मैं आपको बता रहा हूं कि इट इज वेरी वेरी टफ कि आप सब सब्जेक्ट्स को डेली पढ़ सको। इट इज नॉट पॉसिबल, मतलब पॉसिबल तो सब कुछ है बट उतना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो रोज सारे सब्जेक्ट्स पढ़ ले। क्यों? क्योंकि देखो आप कहीं भी ऑनलाइन या लाइव क्लास ले रहे होगे तो हर क्लास आजकल लगभग
75 मिनट्स की चलती है, मैं 1.5 घंटे की मान लेता हूँ। उसमें थोड़ा बहुत आप पहले से होते हो ना, तैयार वैयार होते हो कि अरे यार अब क्लास होने वाली, अभी नहीं पढ़ रहे, तो मैं लेके चलता हूँ एक क्लास 1.5 घंटे की है ना। अंग्रेजी 1.5 घंटा, मैथ्स 1.5 घंटा, रीजनिंग 1.5 घंटा और जीएस भी 1.5 घंटा। और जीएस में तो भाई सब फिजिक्स पॉलिटी सब कुछ अलग अलग है, तो सबकी कोई अलग अलग क्लास लोगे तो पता चला कि आप जीएस को तो इनसे ज़्यादा ही समय दे रहे हो, है ना। चलिए, तो अभी अगर मैं इसको भी जोड़ूं तो कितना है, 6 आवर्स हो गए। 6 घंटे तो आपके सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन के सामने, आप दिमाग नहीं चला ले, टीचर पढ़ा रहा है, आप पढ़ रहे हो, 6 घंटे तो यहीं चले गए। अब पता चला आप दिन में पढ़ते ही 8 घंटे और 6 घंटे यहाँ चले गए, बचे 2 घंटे। ये मत देखो, अभी तो आप नोट्स बनाओगे फिर प्रैक्टिस करोगे, वो वाला टाइम कहाँ आएगा। तो इसीलिए जब आपने कभी ऑफलाइन क्लासेस ली होंगी या नहीं ली, तो जब आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, अंग्रेजी कभी भी इनके ट्यूशंस वगैरह भी लेते थे, तो क्या होता था, 2 दिन एक टॉपिक और अगले 2 दिन अगले 2 टॉपिक, होता था नहीं होता था, ऑल्टरनेट डेज पे, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, टीटीएस और इस तरीके से रहते थे बैचेस। तो वही सेम चीज है। अब आप ऐसे प्लान करो कि यार सबसे पहले समझो कि कौन से सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। इंपॉर्टेंट सारे हैं, बट जीएस को मैं ये सजेस्ट करूंगा आपको कि जीएस को बहुत ज्यादा समय ना दो, लेकिन इतना दो कि ज्यादा फोकस हमारा अंग्रेजी, मैथ और रीजनिंग पर रहे। देखो, अगर आप ढंग से तैयारी करोगे ना, मेहनत से, तो रीजनिंग को आप 1 महीने में एकदम स्ट्रॉन्गेस्ट कर सकते हो जितना है, 1 महीने में, ठीक है। बात बची हमारी इंग्लिश और मैथ, इस पे मेहनत करते जाओ। जीएस में कोई कितना भी पढ़ के ये एग्जैक्ट नहीं कह सकता कि मैं 40 नंबर ले ही आऊंगा। देखो जीएस क्या है ना, जीएस लालच है। जीएस कहती है बेटा मुझे पढ़ ले, सोच तेरे अगर 40 आ गए तो। ये वजह से मैंने भी अपने टाइम में एक यूपीएससी वाले किसी एक एस्पिरेंट ने बताई थी, एक यूनिक पब्लिकेशन की एक किताब थी इतनी मोटी, वो ले ली। क्यों यार, अगर 40 आ गए जीएस में तो सोच अभी 15 ही आ रहे, 40 आ गए। हम यहाँ पर फोकस करते हैं, ये पक्के नंबर है। अगर आप यहाँ पे टाइम दोगे तो आपको पता है, आपने टाइम एंड वर्क पढ़ा है तो वो सवाल 90% है कि हो जाएगा। लेकिन इधर पे आप कितनी भी मोटी किताब पढ़ लो जीएस में, कोई श्योरिटी तो नहीं। जो सच्चाई है, आप इस बात को सोचो यार, किसी ने बहुत जीएस पढ़ ली और हमने कम पढ़ी, तो मेरा मानना ऐसा है कि अगर मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ूंगा तो 15 नंबर ला सकता हूं। बिल्कुल का मतलब ये नहीं है कि आप किताब उठाओगे, थोड़ी बहुत तो उठाओगे, लेकिन कोई बहुत ज्यादा पढ़ेगा तो शायद 35 ले आएगा। सेम पेपर की मैं बात कर, अगर किसी पेपर में एवरेज मार्क्स अगर किसी पेपर में 30 है तो मैं 15 तो लाऊंगा, आए ना। अब किसी पेपर में कोई एवरेज मार्क्स 45 चल रहा है तो अपना भी ऑटोमेटिकली 30-35 पहुंच जाएगा, ठीक है। चलिए, तो जीके में यहां पर कितने नंबर का डिफरेंस आ गया, मान लो 20 मार्क्स का डिफरेंस आ गया। अब कोई बहुत ज्यादा जीएस पढ़ेगा तो वो सवाल में सोचेगा भी ज्यादा देर, ये भी तो पॉइंट है। वो सोचेगा यार उसका क्या होता था। तो यहाँ पे 20 नंबर का अंतर आ रहा है। क्या उस 20 नंबर के अंतर को फिर मैं अंग्रेजी, मैथ और रीजनिंग में नहीं कर सकता क्या? मैं मैक्सिमम बात कर रहा हूँ, सेम पेपर में 15-35 इतना अंतर, वैसे कि एवरेज 35 आ रहा है और आपके 15 आ रहा है, इतना तो आएगा नहीं। एवरेज से आप 10 नंबर पीछे रह जाओगे। बट अगर 20 भी अगर मैं बाल लूँ तो क्या उसका फिर हम इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग में मेकअप नहीं कर सकते? ऐसा रहना चाहिए कि यार एवरेज मार्क्स से हमारे 10 नंबर तक कम रहने, ठीक है। उस 10 नंबर की भरपाई यहाँ होगी और मेंस में होगी। वैसे मेंस तो बहुत दूर है, मेंस तक तो बाकी स्टूडेंट्स भी मेहनत करेंगे, बट इन जनरल कह रहा हूं एवरेज से 5-10 नंबर ही आपके कम रहेंगे अगर आप कम भी जीएस पढ़ेंगे। यानी स्टार्टिंग में सबसे पहले पढ़ो, अरे जीएस को खूब पढ़ो, लेकिन पहले इसको पक्का कर लो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको नहीं पढ़ने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, मैं एकदम आपको सही राय दे रहा हूं, फॉलो वही करवा रहा हूं जो मैंने करा है, ये काफी सारे और लोगों ने किया है कि भाई इसको करेंगे, लेकिन इसको पहले पक्का कर लो। यहां पर कोशिश करो कि इन 3 में हमारे 150 में से मिनिमम 135 बन पाए, इसकी कोशिश पहले हमारी रहेगी। इसमें से रॉ मार्क्स जो है हमारे 135 मिनिमम आ जाए, दैट विल बी आवर फर्स्ट टारगेट। जीके को बाद में टाइम बचेगा तो देखेंगे ना। बात क्लियर है? और कुछ बात यहां पर करनी थी, यहां पर इतनी बात थी। हाँ, यहां पर मेन बात थी अंग्रेजी मैथ पे फोकस करो, ये कभी भी 1 महीने पे हो जाएगा। इसको थोड़ा साइड, आधा 1 घंटा डेली दे दिया या सैटरडे संडे को दे दिया। अब वो कैसे आप मैनेज करेंगे जीके को, वो आपको देखना है, ठीक है। वीडियो लंबी हो रही है लेकिन बहुत डिटेल में बात करें ताकि फिर कोई स्ट्रेटजी ना देखना पड़े, कोई शॉर्टकट नहीं है। आगे बढ़ते हैं यार। हाउ टू इंक्रीज स्पीड इन मैथ्स एंड रीजनिंग। तो भाई स्पीड बनाने का एक ही तरीका है। देखो, कोई बच्चा जब चालू करता है पढ़ना
वो पहले दिन ही चाहता है कि यार स्पीड ऐसी हो जाए वैसी हो जाए, इस चक्कर में वो ट्रिक्स में फंसने लगता है। लेकिन ट्रिक्स का क्या दिक्कत है, जैसी लैंग्वेज बदलती है तो फंस जाते हैं, नहीं लगती है ट्रिक्स। तो ट्रिक्स पे नहीं, कंसेप्ट पे फोकस करना है। लेकिन मैथ में और रीजनिंग में स्पीड बढ़ेगी कैसे? कोई बच्चा आज चलना चालू कर रहा है और वो कहे आज ही मुझे भागना है, इज इट पॉसिबल? नहीं। पहले चलना चालू करो, फिर प्रैक्टिस करोगे, तो फिर धीरे धीरे चलोगे, सही से चलोगे, फिर भागोगे। सेम वे आप अभी अगर तैयारी कर रहे हो, शुरू कर रहे हो, तो पहले फोकस ये रहना चाहिए सवाल मेरे को समझ में आए, मेरे हो जाए। उसके बाद हमारा टारगेट रहेगा कि जल्दी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे, बीच के स्टेप्स आप खाते जाओगे, तुरंत आपको सवाल क्लिक करने लगे, स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो स्पीड के लिए क्या है, स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ेगी विद इंक्रीज इन प्रैक्टिस। ठीक है भाई, चलिए सीक्वेंस ऑफ अटेम्प्टिंग एग्जाम। देखो मेरे हिसाब से आपका जो मन करे वैसे आप एग्जाम को अटेम्प्ट करें, लेकिन जो भी आप सीक्वेंस को डिसाइड कर रहे हैं आपको उस पर 50-100 मॉक्स लगाने हैं। एग्जाम में जाके सीधे नहीं कि अभी सोच गए और सीधे एग्जाम में जाके एग्जीक्यूट, नहीं। मॉक टेस्ट लगाओगे पहले 50-100, तब जाके आपकी सीक्वेंस फाइनलाइज होगी। आप टेस्ट करते रहो कि कैसे आपको अटेम्प्ट करना है। मैं प्रेफर जो करता था दैट इज, देखो सबसे पहले आपको एग्जाम में पेपर में मिलेगा रीजनिंग, रीजनिंग के बाद आपको मिलेगा जीएस, जीएस के बाद आपको मिलेगा मैथ्स, और लास्ट में आपको मिलेगा इंग्लिश। यही सीक्वेंस रहती है ना, ठीक है। तो मेरा अटेम्प्ट करने का तरीका ये रहता था कि यार पहले मैं उन टॉपिक को उठा लूँ, उस सब्जेक्ट को उठा लूँ जिसमें मुझे समय कम देना है। जहां पर जैसे कई बार जब हम एग्जाम हॉल में जाते हैं तो तुरंत एकदम दिमाग नहीं दौड़ता, तुरंत पहले तो धीरे धीरे चलता है। तो मैं ऐसे टॉपिक को पकड़ूं जिसमें ज़्यादा दिमाग चलाना ही नहीं है कि वाह भाई फलानी जगह में, या हमारी बॉडी कौन सा प्रोटीन यूज़ करती है, या सन का कलर हमें स्टार्टिंग में ऑरेंज क्यों दिखता है, रेड क्यों दिखता है। ऐसे सवाल जो है यानी जीएस जो है उसमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। ये मेरा अप्रोच था। हर एक किसी का अप्रोच अलग हो सकता है। कई स्टूडेंट्स हैं जो सिलेक्शन भी लेते हैं, टॉप भी मारते हैं, वो मैथ पहले करते हैं, कहते हैं हमारा दिमाग फ्रेश रहता है। तो जो भी आपका मन है उसको हिट एंड ट्रायल करो एग्जाम में जाने से पहले। मेरा अगर मैं बताऊं, पहले जीएस करता था, फिर इंग्लिश, फिर अपना रीजनिंग और फिर मैथ्स। रीजन ये रहता था कि भाई अगर मेरे पास समय का अभाव रहा, समय कम रह गया, तो मेरे मैथ में सवाल छूटेंगे। मान लो 5 मिनट कम रह गए तो 5 मिनट में मैथ के 5 सवाल छूट जाएंगे। लेकिन अगर मैं एंड में जीएस करूंगा और मेरे पास 5 मिनट, मैं तो 5 मिनट में पूरी जीएस लेके चलता हूँ, तो 5 मिनट में अपने यहाँ पे 15 क्वेश्चन या जो भी 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन में से मान लो मैं 10 भी करता, सही करता, तो 20 नंबर मेरे आ जाते। यहाँ पे 5 सवाल करूंगा तो 10 नंबर आएंगे, तो 10 नंबर का लॉस हो गया। तो ऐसा नहीं, आपको यही फॉलो करना है। आप अपना, आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसको, सीक्वेंस को निकालो, उस पर 50-100 मॉक टेस्ट लगाओ और उसी को आप एग्जाम में मतलब एग्जीक्यूट करो। ठीक है, उसी सीक्वेंस को। बेस्ट मॉक टेस्ट कौन से हैं? देखो मेरे अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के कोई भी आपको मॉक टेस्ट मिल जाते हैं उनको, तो वो बेस्ट है। बहुत सारे हैं। आप इवन अगर सीजीएल 2018-19 किसी का भी कोई पेपर देते हो, किसी का भी, तो आप उसमें हर एक पेपर से आपको एक दो सवाल अच्छे मिल ही जाएंगे। ठीक है, बस एक गलती आपको ये नहीं करनी है कि आप अगर सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि मैं सिर्फ सीजीएल के प्रीवियस ईयर मॉक दूंगा। नहीं, ऐसा करो। फॉर एग्जांपल सीजीएल, एसएससी ने 2020 में सीजीएल भी लिया होगा, एमटीएस भी लिया होगा, सीपीओ भी लिया होगा, एसएससी भी, मतलब एमटीएस, सीपीओ, सीएचएसएल सभी एग्जाम लिए होंगे, है ना। तो आप सबकी भले पहले सारी शिफ्ट्स मत करो, बट सबकी 4-4 शिफ्ट आप उठा लो। इंस्टेड ऑफ कि नहीं आप सीजीएल के ही 10 पेपर कर रहे हो, उससे अच्छा ये आप 4-4 शिफ्ट सबकी कर लो। इस तरीके से जो है आप पीछे की तरफ बढ़ते जाओ, है ना। स्टार्टिंग में जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, जब आपकी तैयारी थोड़ी सी कम है, तो आप पुराने मॉक टेस्ट पहले लगाओ। बात को समझना, पुराने मतलब आपको 2016 का मिल गया, फिर 2017 का मिल गया। उसका कारण क्या है, जब आप एग्जाम देने वाले होंगे, जब आप एग्जाम देने जा रहे हो, तो उस टाइम पर आप रीसेंट मॉक टेस्ट लगाओ। तब आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा कि यार 2020 का जो पेपर था, जो पिछले साल हुआ है, उसमें मैंने अच्छा परफॉर्म किया है, तो आगे भी अच्छा करूंगा। अगर अभी जो है तैयारी, कब मॉक टेस्ट लगाने चाहिए, जब आप, अब इसमें भी अपनी अपनी चॉइस रहती है। आप तैयारी शुरू कर रहे हो तब भी मॉक टेस्ट शुरू कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये जितने भी चैप्टर्स हैं वो आपने 10वीं तक देखे हैं, तो आप उस दिन से भी हफ्ते में एक मॉक टेस्ट लगा सकते हो। जो नहीं हो रहे उनका पीछे एनालिसिस देख सकते हो। ठीक है, वो बेटर है मेरे हिसाब से, क्योंकि ऐसा कोई, इसी बहाने आप बाकी टॉपिक से भी अवेयर होते जाएंगे। बट हाँ, ये लिख लेना कि भाई मैंने ये टॉपिक, ये जो मॉक टेस्ट लगाए हैं वो सिर्फ अभी बिना तैयारी के लगाए, बाद में इनको फिर से लगाऊंगा।
बट इसी बहाने आप बाकी चैप्टर्स को देखोगे, वरना आप देखोगे नहीं, एक साल तक आप मॉक टेस्ट ही नहीं लगा रहे हो, पूरा सिलेबस और पूरा सिलेबस कभी होता ही नहीं है, ऐसा भी होता है। तो आप क्या करिए, आप मॉक टेस्ट जब तैयारी शुरू करो, भले उसका जो नंबर ऑफ मॉक टेस्ट है उसको कम रखिए, बट फ्रॉम आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रिपरेशन आप शुरू कर दो मॉक टेस्ट। भले कम रखो उसकी फ्रीक्वेंसी, हफ्ते में एक रखो, केवल 2 हफ्ते में एक रखो, बट रखो और उसका पीछे सॉल्यूशन देखो, एनालिसिस देखो। इससे क्या होगा, आप उसके टच में हो जाओगे। पुराने मॉक टेस्ट लगाओ ताकि नए अपने बचे रहें, ठीक है, यही खास बात है। और जिस एग्जाम की तैयारी करो केवल उसके मॉक टेस्ट नहीं, बाकी भी लगाओ, उसमें भी आपको बढ़िया सवाल मिलेंगे, ठीक है। एसएससी को नहीं पता, जब भी एग्जाम बन रहा है, मान लो अभी सीजीएल का एग्जाम है, तो उनके पास क्या होता होगा, एक क्वेश्चन बैंक टाइप होता होगा हर एक टॉपिक का, उसमें से रैंडमली क्वेश्चन पिक कर लिए जाते होंगे, और क्या है। तो उन्हें खुद नहीं पता भाई कि नहीं एमटीएस का एक लेवल डिसाइड है कि ये लेवल का क्वेश्चन, भाई लेवल का क्वेश्चन क्या है, इस लेवल तक का क्वेश्चन एमटीएस में, ऐसा कुछ लेवल नहीं है। आप प्रीवियस ईयर देखो, आप सवाल देख के नहीं बता सकते कि वो कौन से एग्जाम में आया होगा या आ सकता है, ठीक है। अच्छा, द एंड हो चुका है फाइनली। सेशन रहा लगभग 45 मिनट्स के आसपास का, है ना, काफी लंबा रहा, बट मैंने कोशिश करी कि आपके हर एक पॉइंट को कवर कर सकूं। आपको सेशन कैसा रहा, तो आधी मिनट का समय निकाल के नीचे कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा। अगर आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं, बट शेयर करने से कंपटीशन बढ़ सकता है। अगर आपको लगता है तो नहीं शेयर करना है, अदरवाइज शेयर कर सकते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत करते रहिए।